जय हिंद। आइए हम लोग अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा, नागरिकता के बारे में, कि किस प्रकार से कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक इंडिविजुअल अगर किसी भी एक स्टेट का नागरिक हो जाता है तो उसे कितने अधिकार, कितने सोशल, सिविल और पॉलिटिकल बेनिफिट्स या फिर राइट्स उस स्टेट से, उस नेशन से मिलता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति भारत देश का नागरिक है तो उसे कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट को देखें। पहले हम इसमें आगे बढ़ने से पहले एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर कह सकते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का। हम आगे बढ़ने से पहले देखिए, इसमें दो टर्म है, फंडामेंटल और राइट। फंडामेंटल का हिंदी होता है मूलभूत या मौलिक। ठीक है, वैसे अधिकार जो फंडामेंटल इन नेचर हो, जो मौलिक हो, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं मूलभूत, बेसिक राइट्स भी इसे कह सकते हैं, जिसके बिना अदर जितने भी अधिकार हैं, अदर जितने भी राइट्स हैं वो निरर्थक हैं, यूजलेस हैं। तो ये मूलभूत अधिकार और फंडामेंटल राइट इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति का, कोई भी एक इंडिविजुअल का ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए मेंटली, फिजिकली, सोशली, कल्चरली, स्पिरिचुअली अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई डेवलप्ड करना चाहता है, बहुआयामी विकास अगर किसी इंडिविजुअल का अगर एक प्रकार से कह सकते हैं तभी संभव हो पाएगा जब उसे संविधान के द्वारा या उस जिस राष्ट्र में भी वो रह रहा हो वहाँ उसे मौलिक अधिकार जो है दिए गए हों या उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित ना रखा गया हो। तो फंडामेंटल मूलभूत, मौलिक, बेसिक एक फाउंडेशन भी कह सकते हैं जिसके ऊपर अन्य सभी अधिकार जो है सजाए जा सकते हैं। लेकिन यह जो बेसिक और मौलिक अधिकार है ये इसेंशियल पार्ट ऑफ इंडिविजुअल है, या फिर जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल जो स्टेट का निर्माण कर रहा हो या फिर उस स्टेट का निवासी हो उसे यह अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए, यह अधिकार मिलना चाहिए। कुछ कुछ अधिकार तो यूनिवर्सल इन नेचर है, चाहे वो सिटीजन हो या फिर कोई फॉरेन हो या सामान्य सा भी कोई व्यक्ति हो, उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। और सिर्फ मनुष्यों को अधिकार मिला है ऐसा नहीं है। हमारा देश या फिर जितने भी वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक नेशन है वहाँ के तो एनिमल्स के भी राइट्स होते हैं, मतलब जो पशु पक्षी जीव जंतु होते हैं उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। तो ये फंडामेंटल है, इन नेचर है, मौलिक है, मूलभूत है, जिसकी इसेंशियलिटी 110% है, इसमें 99% मतलब कमना नहीं चाहिए। मतलब मूलभूत अधिकार मतलब मिलना चाहिए, अगर संविधान ने दिया है तो इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो फंडामेंटल राइट ये जो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित है। पार्ट 3 इन द सेंस जो हमारा जो संविधान है उसमें हम लोग कभी डिस्कस करेंगे जितने जितने पार्ट हैं, शेड्यूल हैं या फिर आर्टिकल हैं। लेकिन बस यह जान लें कि हमारे संविधान के पार्ट 3 में यह जो है फंडामेंटल राइट जो है इंश्राइंड है। और आगे है आर्टिकल 12 to 35, मतलब अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का उसमें वर्णन मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने कई एक अधिकारों के बारे में जाना, जैसे 1 से 4 हो गया, इंडिया एंड इट्स यूनियन एंड टेरिटरीज। तो उसी प्रकार जो है आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35 के अंतर्गत जितने भी अधिकार हैं वह सब फंडामेंटल राइट्स हैं। इट डिराइव इंस्पायरेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी जो कह सकते हैं कि एक मॉडर्न स्टेट है, एक डेमोक्रेटिक नेशन है और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। भारत तो 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद हम लोग 26 जनवरी 1950 को हम जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करते हैं, उसे लागू करते हैं। लेकिन उससे भी पहले अमेरिका जो है डेमोक्रेसी वहाँ इस्टेब्लिश हो चुकी थी। हालांकि हमारे जो है कह सकते हैं ना कि प्रधानमंत्री, देखो ये संसद टीवी का जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि भारत में भले ही यह जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी 1947 और 1950 के बाद इसे लागू किया गया हो, बट इंडिया में जो लोकतंत्र की अवधारणा है वो प्राचीन काल से है। जैसे लिच्छवी हो गया या वैशाली जनपद हो गए, तो ये सब जो है ना यहाँ पहले से ही लोकतंत्र था। इसलिए उन्होंने एक कोटेशन कहा कि इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी।
इंडिया सिर्फ वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि इट इज़ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डिराइव इंस्पायरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। देखिए सभी को मालूम है, और हम लोग जब फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कई एक राष्ट्रों से संविधान को पढ़ा, मतलब 60 से भी अधिक देशों के संविधान का हम लोगों ने निरीक्षण किया, उससे हम एक एक बार जैसे उसका हम जो है पूरे के पूरे पढ़ने का कोशिश किया। उसके बाद उससे जो हमें अच्छे आर्टिकल, जो अच्छे कह सकते हैं कि अनुच्छेद, या फिर अच्छे ऐसे कोई फीचर्स जो हमें लगा, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा लगा कि जो हमारे देशवासियों के लिए या भारत के लिए अच्छा होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को, चाहे इरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो, कनाडा हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, यूके हो, रसिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जितने भी मतलब कह सकते हैं उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल थे, उन सब से हम लोगों ने थोड़े बहुत कुछ चीज़ों को हम बोरो करते हैं और वहाँ से इंस्पायरेशन ड्राइव करते हैं, वहाँ से प्रेरणा लेते हैं और अपने संविधान में फिर उसे एसिमिलेट करने का प्रयास करते हैं। तो वही है डिराइव इंस्पायरेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो फंडामेंटल राइट की अवधारणा है, मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है, वह यूएसए से और अमेरिका से लिया गया है, ड्राइव किया गया है, वहाँ से प्रेरित होकर अपने संविधान में इसे समाहित किया गया है। तो यह है बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट्स, मतलब जो बिल ऑफ राइट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, वही फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में, ठीक है। इसे मग्ना कार्टा भी कहते हैं। मग्ना कार्टा मतलब इससे दो टर्म है, फिर देखिए इसे मतलब इस टर्म को आप जो है ना, कुछ पॉलिटिकल टर्म है उसे हमें याद रखना चाहिए। जब हम आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो ये सब पॉलिटिकल टर्म अगर हम वहाँ यूज करते हैं ना, तो हमें एक्स्ट्रा एज मिलता है, अधिक जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं ना, वो हमें मार्क्स अधिक देते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल टर्म, मतलब ये पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से गहराई से जानता। तो मग्ना कार्टा मतलब हो गया, मग्ना मतलब महाअधिकार, और कार्टा मतलब पत्र, महाअधिकार पत्र, मतलब फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार को महाअधिकार पत्र के भी नाम से जाना जाता है। महाअधिकार पत्र, एक तो अधिकार हो गया, राइट्स होते हैं, सिंपल सा राइट है भाई, ये हमारे अधिकार है। यह मग्ना कार्टा मतलब महाअधिकार पत्र, जिस अधिकार में बहुत महानता छिपी हो, जो महान हो, या फिर जिसकी नेसेसिटी एकदम मतलब जरूरी हो कोई भी इंडिविजुअल के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक। आखिर हम स्टेट का निर्माण क्यों करते हैं? स्टेट का या सिविल सोसाइटी का, कोई ऑर्गेनाइजेशन का, एक छोटा सा समूह का भी, गांव वगैरह में या लोकेलिटी लेवल पे देखते हो, छोटी बड़ी जो है समूहें होती हैं, ग्रुप होती है। ग्रुप का मतलब क्या है? ग्रुप से हमें शक्ति प्रदान होता है, यूनिटी होती है, तो हमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसमें हमें बेनिफिट होता है जब हम सब लोग मिलकर कोई कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार है कि जब हम लोग सब मिलकर जो है स्टेट का निर्माण किया, ठीक है, तो स्टेट से हम लोगों ने कुछ अधिकार चाहा कि भाई स्टेट अब इतने पावरफुल हो गए हैं, तो चाहे तो किसी भी इंडिविजुअल को चाहे तो बंद कर दे, चाहे तो उसे मृत्यु दंड दे दे। मतलब अगर स्टेट इतनी जैसे इंडिया है, इंडिया की कह सकते हैं कि पूरी की पूरी स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव बॉडी, एक्सिक्यूटिव बॉडी, कोई भी व्यक्ति को चाहे अगर पुलिस तो उसे जेल में बंद कर दे, तो बेचारा क्या करेगा? अब एक व्यक्ति स्टेट से तो लड़ नहीं पाएगा, इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी पुलिस, इतने बड़े सरकारी लोग होते हैं, दे कैन नॉट फाइट इंडिविजुअली। इसीलिए यह मौलिक अधिकार दिए जाते हैं ताकि किसी भी परिस्थिति में इस मूलभूत अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, तो यही है मैग्ना कार्टा, महाअधिकार पत्र, वह अधिकार जो महान हो, जिसकी आवश्यकता बहुत जरूरी हो। आगे है लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट। बहुत ही, देखो हमारा संविधान जो है ना, वकीलों के द्वारा लिखा गया। जितने भी आप फ्रीडम फाइटर को देख लो, ठीक है, महात्मा गांधी अपने आप में बैरिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू वकील थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे। मतलब या तो लॉयर वगैरह होंगे या वकील वगैरह, मतलब जितने भी इमिनेंट पर्सनालिटी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो उसमें ऐसा कहा भी जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म भी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन की आलोचना लोग करते हैं तो कहते हैं कि यह एक मतलब लॉयर का समूह था जिन्होंने इस संविधान को
बनाया, इसमें आम लोग उसमें अधिक नहीं थे, लेकिन जो लॉयर भी थे वो भी तो इसी देश के थे, आम लोग से ही तो वो लॉयर बने। खैर वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लॉन्ग एंड कम्प्रिहेंसिव, इसलिए भारत की जो संविधान है उसे बहुत ही डिटेल में लिखा गया, उसका इंटरप्रिटेशन हर अच्छे तरीके से किया गया, इसे लॉन्गेस्ट रिटन डेमोक्रेसी में कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट या फिर लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है। तो लॉन्ग एंड कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट, तो जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, वो अभी लॉन्ग है, पूरी एकदम लंबे और पूरे बृहद तरीके से कंप्रिहेंशन वे में उसे जो है लिखा गया है, बताया गया है, ताकि इन फ्यूचर इसके इंटरप्रिटेशन में कोई खामियां ना हो, और अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसे जस्टिसेबल इन द सेंस कि इसमें कह सकते हैं कि हम जस्टिस मतलब जुडिशरी जाके हम अपनी जो है मांगों को रख सकते हैं कि इन मौलिक अधिकारों का हमारा हनन हो रहा है, चाहे स्टेट के द्वारा या कोई इंडिविजुअल के द्वारा, मूलतः स्टेट के अगेंस्ट ही है कहा जाता है। तो जस्टिसेबल इन नेचर की मतलब आपके मौलिक अधिकारों का अगर कोई ब्रीच करने का प्रयास करता है, कोई वायलेट करने का प्रयास करता है, तो ऑन द ग्राउंड इफ यू थिंक दैट समवन ट्राई टू ब्रीच माई फंडामेंटल राइट्स, or someone tried to take away my fundamental right from me, someone tried to violate my fundamental right, in that case you may directly approach High Court or Supreme Court. And the Constitution also provide the provision that it is enforceable in nature, मतलब कह सकते हैं कि अगर आपके अधिकारों, आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है, चाहे स्टेट ही क्यों ना हो, लेजिस्लेटिव बॉडी हो, कोई पुलिस हो, मतलब प्रशासन हो, तो आप जाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और तब फिर न्यायालय जो है वहाँ जस्टिस प्रोवाइड कराएगा, डेट्स वाई इट इज जस्टिसेबल, और वहाँ इन्फोर्स करवाएगा, ठीक है, प्रशासन से या स्टेट से। इन्फोर्सेबल मतलब कि यह इन्फोर्सेबल है, इसे मानना ही होगा, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना ही होगा स्टेट को, बाई जुडिशरी उसे फोर्स करेगी कि नहीं भाई आप इसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। यही है जस्टिसेबल इन नेचर, मतलब इन्फोर्सेबल, कोई अगर हनन करता है तो उसे जस्टिस या फिर जुडिशरी न्यायालय जो है उसे इन्फोर्स कराएगी कि आप इसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, ठीक है। आगे है ग्रांटी टू ऑल पर्सन। देखिए ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत जो है ना विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इसलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा गया है। डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्लास, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफी, और मतलब कह सकते हैं कि जियोग्राफिकल नेचर ऑफ द पीपल, कोई ट्राइबल पीपल हैं, कोई रूरल पीपल हैं, कोई अर्बन एरिया में रहते हैं, तो इतने कास्टिज़म्स हैं, इतने क्लास हैं, इतने कम्युनिटी हैं, विश्व के हर एक धर्म भारत में मनाए जाते हैं, हर एक रिलीजन, कौन सा विश्व का ऐसा रिलीजन जो है कि भारत में वो लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो ग्रांटेड टू ऑल, लेकिन यह जो फंडामेंटल राइट है, यह जो मौलिक अधिकार है, जो इस देश का नागरिक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन, सभी को यहां ग्रांटेड प्रोवाइड किया गया है, सभी को, किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, मजहब, कह सकते हैं कि कोई क्षेत्र विशेष से कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। तो यही है ग्रांटेड टू ऑल पर्सन, सभी को यह मतलब ग्रांटी प्रोवाइड किया। तो एक होता है ना, देखते हो आप कोई सामान लेने जाते हैं, ठीक है, कोई चलो आप मिक्सचर मशीन लेने जा रहे हैं, कोई टीवी लेने जा रहे हैं, कोई लैपटॉप लेने जा रहे हैं, मोबाइल लेने जा रहे हैं, तो उसमें एक वारंटी कार्ड होती है, गारंटी कार्ड होती है। तो यहाँ गारंटी कार्ड एक तरह से कह सकते हैं आपको जो है संविधान के द्वारा मिलता है कि किसी भी व्यक्ति मतलब इस देश का नागरिक, कोई भी नागरिक हो, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र, जो इस देश का नागरिक है, उसे यह मौलिक अधिकार की गारंटी है, उसे गारंटी प्रोवाइड किया जाता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। आगे है अपहोल्ड इक्वलिटी टू ऑल इंडिविजुअल, और इसके माध्यम से, इस फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से पूरे के पूरे एक एक इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति के साथ जो है समानता लाने का प्रयास किया गया है। कोई रिच हो या पुअर हो, दोनों को फंडामेंटल राइट इक्वली अवेलेबल है, ठीक है। तो यह समानता और इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया है। आगे है डिग्निटी
डिग्निटी मतलब उसकी गरिमा, उसका सम्मान का भी रक्षा करने का प्रयास किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पुलिस फोर्स हो या कोई स्टेट का कोई भी स्टेट विंग का कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर हो जो आपको उठाए और सीधे जेल में डाल दे, तो क्या करोगे? ये आपकी गरिमा का हनन होगा एक प्रकार से, कि भाई हमारी जो है स्वतंत्रता आप छीन रहे हैं, बोलने की, घूमने की, आपका कोई अपमान करता हो। इस परिस्थिति में डिग्निटी आपकी जाती है। तो इस आपकी डिग्निटी की रक्षा के लिए, आपकी इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए आपको यह फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि आपकी गरिमा का कोई हनन ना कर सके। आगे है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जितने भी पब्लिक हैं उनके इंटरेस्ट, ठीक है, उनके कह सकते हैं ना, क्या इंटरेस्ट मतलब कह सकते हो, उनके एक प्रकार से पब्लिक इंटरेस्ट, जो भी आम पब्लिक हैं, जो सामान्य जन हैं, जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, जो पुअर पीपुल है, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो कह सकते हैं एक प्रकार से ट्राइबल्स लोग हैं, या फिर जो सोसाइटी के दबे कुचले लोग हैं, वंचित और पीड़ित लोग हैं, उनकी भी कह सकते हैं लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की रक्षा के लिए यह फंडामेंटल राइट दिया गया है। देखिए, जो रिच पीपुल हैं वो कह सकते हैं स्टेट से मतलब एक प्रकार से अच्छे वकील रख के, अच्छे मतलब कुछ भी अगर स्टेट उसके अगेंस्ट करती है तो वो अपना जो है दमखम लगा के किसी प्रकार बचने का प्रयास करेगा। लेकिन जो एक पुअर पीपुल है, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, या जो लार्ज पब्लिक है, उसके इंटरेस्ट की रक्षा यह मौलिक अधिकारों के द्वारा की जाती है कि कुछ ऐसे अधिकार आप दे दीजिए, मतलब जो भी 7-8 बताए गए हैं, कि आप इन अधिकारों का कभी भी हनन ना करें। ठीक है, यही बताता है फंडामेंटल राइट एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। इस प्रकार से मौलिक अधिकार देकर इस राष्ट्र में एकता जो है स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आगे, फंडामेंटल राइट मीन टू प्रमोट आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। देखिए, कोई भी अब आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे, भारत और चाइना का एग्जाम्पल ले लो। चाइना में कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इंडिया में डेमोक्रेटिक नेशन है, मतलब डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ठीक है, चाइना में कम्युनिज्म है। ठीक है, अब जो है जितना भारत की मीडिया, लोग स्वतंत्र हैं, आप पता है यहाँ चुनी हुई सरकार, जैसे अभी मोदी है, या पिछले यूपीए की सरकार थी, यहाँ तो मतलब मनमोहन जी थे, चुने हुए, मतलब 5 साल में वो चुने जाते हैं, फिर भी लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। और यह अधिकार हमें संविधान देती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब एक प्रकार से देखो, चुनी हुई सरकार को, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, फिर भी हम उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। यह डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की खूबी है। और अब चल जाओ चाइना में। चाइना में ना इतनी स्वतंत्र मीडिया है, और ना चाइना के सरकार को आप गरिया सकते हैं, ना उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ना उसकी आलोचना कर सकते हैं। आप एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि वहाँ अगर स्टेट के खिलाफ कोई भी बोलता है, फॉर एग्जाम्पल एक जैक मा थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मतलब बिजनेसमैन, उन्होंने स्टेट और चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया, 3 महीने तक उसको जेल में बंद रखा। तो ये फीचर है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, कि आपको कुछ मौलिक अधिकार देता है, फंडामेंटल अधिकार देते हैं, जिससे कि आप सरकार की भी आलोचना कर सकते हैं। देखिए, नेशन की आलोचना नहीं कर सकते, इस राष्ट्र की आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन जो चुनी ही सरकार है, अगर कोई ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है जो आपको लगता है कि नहीं, यह मेरे हित में नहीं है, तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जैसे फार्म बिल आया तो बहुत सारे लोग, फार्मर जो है एजिटेशन करने लगे, आंदोलन करने लगे, अंत में सरकार बेबस होकर इसे रिपील कर देती है। तो वही है, प्रमोट आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है उसकी आइडिया को प्रमोट करने के लिए। देखिए, लोग क्यों लोकतांत्रिक गवर्नमेंट को स्वीकारे? वह इसलिए स्वीकारती है क्योंकि हमें बोलने की, घूमने की, अपने धर्म को मनाने की आज़ादी देता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि नहीं भाई, आपको यह धर्म नहीं मनाना, जैसे चाइना में क्या हो रहा है, जितने भी यूगर मुसलमान वगैरह हैं उसको क्या कर रहा है, सब बोला भाई तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, या फिर सबको डिटेंशन कैंप में, मतलब जो भी मतलब वो कर रहा है। एक प्रकार से वहाँ उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितने भारत में है, कि सुबह 5 नहीं बजा के 4 में ही बजाएगी, आजान देना शुरू कर देते हैं माइक लगा के। तो एक प्रकार से जितनी स्वतंत्रता भारत में है, उतनी स्वतंत्रता एक डेमोक्रेटिक नेशन में जितनी होनी चाहिए उतनी है, एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिस्ट नेशन। और वैसे जहाँ मोनार्की है, या फिर ऐसी व्यवस्था जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ लोकतंत्र नहीं है, और जहाँ लोकतंत्र नहीं होगा वहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़
कहाँ से आ जाएगा? तो ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीतिक जो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसके आइडियल को, उसके आदर्श को प्रमोट करने के लिए जो है यह मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। आगे है प्रिवेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटेरियन और डिस्पोटिक रूल। यह देखिए, कोई भी एक प्रकार से ना राजनीति कहें या फिर जब आप पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ेंगे तो उसमें एक आता है कॉन्सेप्ट पावर, मतलब शक्ति। जब किसी भी व्यक्ति के पास सत्ता और शक्ति आती है तो उसमें एक नशा आ जाता है और वो अपने सामने वाले लोग या अपने नीचे, मतलब अपने से नीचे वाले लोगों को कुछ भी कद्र, कुछ भी वैल्यू नहीं देता। ये एक प्रकार से कह सकते हैं मेंटलिटी कहें या नैसर्गिक गुण कहें, जो कि जो लोग सत्ता में बैठ जाते हैं ना, एक बार सब लोग ऐसे नहीं होते। मतलब मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि जब कि शक्ति आती है तो अहंकार सर चढ़कर बोलता है। तो वही है कि अगर एक बार हमने स्टेट का तमाम इंडिविजुअल मिलकर स्टेट का निर्माण कर दिए, अगर स्टेट एक बार पावरफुल हो गई तो हो सकता है कि वह लोगों को, आम जनमानस को सताना प्रारंभ कर दे, उसे पीड़ा देने लगे, उसको उत्पीड़न झेलना पड़े। तो ये है कि यह बचाती है किसी ऑथोरिटेरियन, एक ऑथोरिटेरियन या फिर डिस्पोटिक रूल। डिस्पोटिक मतलब एक प्रकार से तानाशाह, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसे ऑथोरिटेरियन मतलब कि जो अथॉरिटी होती है, जैसे जो पुलिस विंग है, जो आर्मी है, वो आपको प्रताड़ित ना करे। इससे बचाने के लिए मौलिक अधिकार दिए जाते हैं कि जैसे कोई भी पुलिस है, फॉर एग्जाम्पल भारत के एग्जाम्पल ले लो, अगर आप कोई जुर्म करें या ना करें, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो वह 24 घंटे के अंदर जो है आपको मैजिस्ट्रेट के सामने, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जज के सामने, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, वहाँ ले जाया जाता है, वहाँ उनके सामने पेश किए जाते हैं विदिन 24 आवर्स, और यह कारण बताया जाता है कि इस कारण की वजह से हमने इसे गिरफ्तार किया। फिर वहाँ आपके जो है इसके साथ साथ आपको एक लॉयर से बात करने का अधिकार होता है, आप अपने लिए लॉयर रख सकते हैं। मतलब आप बोलेंगे कि भाई हमें मतलब अनुचित तरीके से गिरफ्तारी हुई है हमारी, तो उस परिस्थिति में आप वकील रखेंगे, फिर न्याय व्यवस्था में जाएंगे, वहाँ आप कोर्ट वगैरह में, न्यायालय में आप पूरी जिरह करेंगे कि हमारे साथ क्यों जो हमारी गिरफ्तारी हुई या इसके पीछे जो वजह जो पुलिसों के द्वारा कहा जा रहा है वो निरर्थक है या फिर गलत है, असत्य है। तो ये जो है ना एक मौलिक अधिकार जो हमें मिलता है वह इसीलिए मिलता है ताकि कोई भी स्टेट जो है शक्ति और अपना पावर का गलत दुरुपयोग ना करे, ठीक है, ताकि इसे डिस्पोटिक रूलर, एक प्रकार से कह सकते हैं कि तानाशाह बनने से रोका जा सके और किसी भी आम नागरिकों की बेसिक अधिकार जो बोलने की है, चलने की है, घूमने की है, फिरने की है, ये जो मूलभूत अधिकारें हैं, राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये अधिकारें उसे हमेशा मिलती रहे, इससे कोई उसे वंचित नहीं कर सकता है। और ये जो डिस्पोटिक और ऑथोरिटेरियन स्टेट है, इसे बनने से बचना हुआ, नहीं तो हो सकता है कि मतलब जो कह सकते हैं कि स्टेट है जो, जैसे अभी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट को अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो हो सकता है कि मोदी जी या फिर जो भी जैसे दिल्ली में केजरीवाल है वो लगा दे कहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर केजरीवाल को अगर क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो केजरीवाल वाले भाई पुलिस को भेजेगा, जाओ उसे पकड़ के लाओ, बंद कर दो। तो एक प्रकार से हो सकता है। तो हमें आलोचना करने का या फिर बोलने का अधिकार के तहत हम किसी भी सरकार की आलोचना कर सकते हैं। उस परिस्थिति में हमें सरकार कैद नहीं कर सकती। तो ये कैसे नहीं कर सकती? ये हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत हम अपनी फंडामेंटल राइट का यूज कर रहे हैं और इस परिस्थिति में नो वन कैन अरेस्ट मी, ठीक है। आगे है प्रोटेक्ट लिबर्टी, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा जो है इस फंडामेंटल राइट के द्वारा की जा रही है। हम स्वतंत्र हैं घूमने के लिए, इस देश में कहीं भी बसने के लिए, कहीं भी रोजगार करने के लिए। तो हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी जो लिबर्टी है, वह इस फंडामेंटल राइट के द्वारा, इस मौलिक अधिकारों के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। फ्रीडम अगेंस्ट इन्वेशन बाय द स्टेट, और स्टेट कभी अगर आपके ऊपर इन्वेड करती है, आपको सताने का प्रयास करती है, आपको दबाने का प्रयास करती है, उस परिस्थिति में यह आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट स्टेट, मतलब राज्य के खिलाफ भी आपकी जो है यह प्रोटेक्शन करता है कि अगर कभी भी राज्य सत्ता के अहंकार में आपको प्रताड़ित करने का प्रयास करे, उस परिस्थिति में फंडामेंटल राइट आपको
आकर एक कवच की तरह बचाने का कार्य करेगी। आगे, लिमिट द ट्रेनिंग ऑफ एक्सिक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। ये इस मौलिक अधिकारों के तहत कोई भी एक्सिक्यूटिव विंग होते हैं, जैसे पुलिस, आर्मी या जो भी मतलब एक्सिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, वो आपको कभी भी सता नहीं सकती और सताएगी या आपको प्रताड़ित करने का प्रयास करेगी। उस परिस्थिति में आप फंडामेंटल राइट का हवाला देकर कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से अपने आप को बरी करवाएंगे, स्वतंत्र करवाएंगे। आगे है आर्बिट्रेरी लॉ ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इन द सेंस कि जो विधायिका है, जैसे सरकार अभी बनी, सरकार बनी मेजोरिटी में है, किसी की नहीं सुनना, जाओ कोई नियम बना दो कि किसी व्यक्ति को कभी भी हम अंदर कर लें, किसी व्यक्ति की हम कभी भी संपदा को हड़प लें। तो है कि आर्बिट्रेरी मतलब मनमाने तरीके से कुछ भी कर दे। सरकार अगर चाहेगी, सरकार इतनी पावरफुल है, इसके पास इतनी पुलिस है, इतनी आर्मी है, इतने एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, अगर यह चाहे तो कुछ भी किसी के साथ कर सकती है। तो वो मनमाने तरीके से कोई भी नियम कानून ना बनाए, और अगर कोई नियम कानून बनाती है और वह अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है और जो फंडामेंटल राइट के अगर अगेंस्ट जाता है, उस परिस्थिति में वह लॉ, वह नियम, वह कानून, वह रूल्स एंड रेगुलेशन, वह बिल और एक्ट निरस्त कर दिए जाएंगे कोर्ट के द्वारा। जैसे देखिए, कोई भी नियम कानून बनता है तो देखते हो उसे सीधे जो है बहुत सारे लोग कोर्ट में जो है PIL डाल देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो यह कहते हुए कोर्ट में उसके अगेंस्ट जो है पिटीशन फाइल करते हैं कि दीज लॉ आर अगेंस्ट दीज फंडामेंटल राइट, दीज लॉ आर वायलेटिंग दीज फंडामेंटल राइट, एंड इन दैट केस द जुडिशरी जो है स्ट्रक डाउन द लॉ विच इज मेड बाय द लेजिस्लेशन और लेजिस्लेटिव बॉडी और पार्लियामेंट। कोई भी संसद में कानून बनता है, वह अगर मौलिक अधिकारों का हनन करता हुआ प्रतीत होता है, उस परिस्थिति में उस अधिकारों को कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा उसे निरस्त कर दिया जाता है। बिकॉज न्यायालय जो है, जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, या फिर एक प्रकार से इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। नाउ एम, उद्देश्य, स्टैब्लिश करने, स्थापित करने, अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट मेन। नियम कानून, लॉ मतलब नियम, अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ नियम की सरकार हो, मतलब जो कि नियमों से चले, एंड नॉट मेन, मेन इन द सेंस कि जो एक व्यक्ति के कहने पर नहीं चले। जैसे अभी कोई भी सरकार होती है, वो आती है और कहती है कि भाई चलो ये कर दो, तो उस व्यक्ति के कहने से हमारा देश नहीं चलेगा, बल्कि चलेगा कानून, कानून जो संविधान में है उस अनुसार से देश चलेगा। तो कोई भी चीज आप करवाना चाहते हैं, कोई भी चीज आप इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, उससे पहले क्या पार्लियामेंट में कानून बना या ऑर्डिनेंस भी लाते हैं, तो उसे 6 महीना के अंतराल में जो है कह सकते हैं पार्लियामेंट के साथ पारित कराना होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ लॉ, नियम की सरकार होनी चाहिए, जो कि नियमों पे आधारित हो, जो नियमों के द्वारा संचालित हो, ठीक है, नॉट मेन। कोई व्यक्ति अपने जो है मन से जो मन चाहे वो नहीं कर सकता है सरकार में बैठ के। ये हमें फंडामेंटल राइट के तहत जो है, इससे जो है हमें कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, नियम की सरकार को स्थापित करने का प्रयास करता है। वह इसलिए कि सरकार भी डरती है, अगर हम मनमाने तरीके से जो मन चाहे वो करें, इस परिस्थिति में फंडामेंटल राइट बीच में आड़े आ जाएगा और फिर न्यायालय उसे निरस्त कर देगी। आगे फंडामेंटल राइट नेम्ड बिकॉज ग्रांटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई व्यक्ति पूछे कि यह फंडामेंटल राइट क्यों है, यह मौलिक अधिकार क्यों है, तो इसका नाम फंडामेंटल राइट इसलिए पड़ा बिकॉज क्योंकि यह ग्रांटेड मतलब मैंने पहले बताया था, गारंटी कार्ड और वारंटी कार्ड कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जैसे हम इस स्टेट का निर्माण करते हैं तो हमें स्टेट भी कुछ गारंटी दे दी, भाई ये गारंटी है, इसे अच्छे से संभाल के रखो, ये कभी भी आपसे छीना नहीं जाएगा। इसमें अगर कोई परेशानी होती है तो उस परिस्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इसमें हस्तक्षेप करेगी और आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचाएगी। तो यही है बिकॉज ग्रांटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के द्वारा यह गारंटी मिलता है और साथ साथ इसकी रक्षा भी की जाती है। फंडामेंटल इन द सेंस दैट मोस्ट इसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, कल्चरल। और फंडामेंटल भी
इस सेंस में है कि यह सिर्फ और सिर्फ जो है कह सकते हैं कि वह अधिकारों में से है जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट में मदद करता है, उसमें उसके सहयोगी होता है। अगर किसी को कह दिया जाए कि आपके सारे मौलिक अधिकारों को हम छीन लेते हैं, फिर आप विकास करके दिखाओ, तो ना उसका व्यक्तित्व बढ़ पाएगा, ना उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो पाएगी, ना वो कहीं घूम पाएगा, वो सही से उसका विकास नहीं हो पाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ इनइक्वालिटी होता है, कहीं इनजस्टिस घटता है, तो क्या आप डेवलप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको जैसे यहाँ कोई वैकेंसी और जॉब निकाली जाती है, बोल दिया जाए कि नहीं, गर्ल्स चाइल्ड को यहाँ जो है इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते, उस परिस्थिति में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो आपको एक अपॉर्चुनिटी से आप वंचित रह गए, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो फिर आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। सपोज डैट इफ यू आर गर्ल चाइल्ड एंड यू गेट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपका कह सकते हैं कि गरिमा का सम्मान होगा, लोग आपको समाज में अच्छे दृष्टिकोण से देखेंगे, आप एक कल आइकॉन बनेंगे, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपके पास फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगा, तो आप किसी मेल पर जो है डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। एक प्रकार से फिर आपके जो अनदर आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाएगी, अच्छे एजुकेशन दे पाएंगे, अच्छे उसके कह सकते हैं न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कर पाएंगे आप आने वाले फ्यूचर चाइल्ड्स को। तो एक प्रकार से आपके व्यक्तित्व, आपका डेवलपमेंट के लिए यह जरूरी है कि आपको राइट टू इक्वलिटी, या फिर जितने भी मौलिक में, तो राइट टू इक्वलिटी के एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताया, तो जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं उसकी जो है रक्षा होनी चाहिए और होती भी है। हालांकि जुडिशियल फंक्शंस या जुडिशियल कह सकते हैं प्रोसीजर थोड़ा कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स है, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे पिटिशंस वगैरह हमेशा फाइल होते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जो हमारी अगर कोई भी नियम कानून मौलिक अधिकारों का हनन, जैसे एक आधार कार्ड से रिलेटेड इशू आया था जिसमें फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्राइवेसी इज़ माई फंडामेंटल राइट या फिर आवर फंडामेंटल राइट, उसे फिर फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पिटिशन हमेशा फाइल होते रहते हैं कोर्ट में, और जो है हमें मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बहुत लोग जो हैं, जो न्यायालय व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में जैसे जो बैरिस्टर वगैरह, लॉयर वगैरह, एडवोकेट वगैरह होते हैं, वो पिटिशन फाइल करते रहते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट हुआ, मौलिक अधिकार, इंट्रोडक्टरी चैप्टर। इसके बाद हम लोग इसके कुछ सिग्निफिकेंस को जानेंगे, और फिर जितने भी फंडामेंटल राइट है उस एक एक फंडामेंटल राइट को पूरे डिटेल में फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 हम एक एक चीज़ को अच्छे से पूरे कवर करेंगे। अब जो हम यहीं समाप्त करते हैं। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, then like it, share it, subscribe it, also press the bell icon. If there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.